आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम एमए के चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर द्वितीय आधुनिक भारत, जिसका पीरियड है 1858 से 1964 ईस्वी तक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के अंतर्गत इकाई 5 के टॉपिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान तकनीकी विकास पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में चर्चा करेंगे और उसके बाद विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में चिकित्सा विज्ञान की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। चिकित्सा शास्त्र को वेद तुल्य सम्मान दिया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विषय में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान वैदिक ग्रंथ अथर्ववेद में मिलता है। इसमें विविध रोगों के उपचारार्थ प्रयोग किए जाने वाले वैशज सूत्र संकलित हैं। इन सूत्रों में विभिन्न रोगों के नाम तथा उनके निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों के नाम भी दिए गए हैं। जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा और मानसिक चिकित्सा के विषयों पर इसमें विस्तृत विवरण मिलता है। अथर्ववेद के बाद आयुर्वेद काल आया, जिसे उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस काल में वेद के नैसर्गिक ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए धनुर्वेद, अथर्ववेद, गांधारवेद एवं आयुर्वेद नामक उपवेदों की रचना हुई। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य रोगों से मुक्ति दिलाना एवं शरीर को स्वस्थ रखना है। कालांतर में आयुर्वेद का विकास इतनी तीव्रता से हुआ कि यह एक स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित हो गई। इतना ही नहीं, अपनी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता के कारण इसे उपवेद न मानकर पांचवा वेद समझा जाने लगा। देश में आज जो भी चिकित्सा प्रणालियां प्रचलित हैं, वे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आयुर्वेद से जुड़ी हैं। वैदिक और ब्राह्मण युग के अनंतर ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व काय चिकित्सा पर चरक संहिता और फिर शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता मिलती है। ये चिकित्सा शास्त्र के प्रामाणिक और विश्वविख्यात ग्रंथ हैं। पूरे मध्यकाल में आयुर्वेद फला फूला, सुश्रुत और चरक दोनों के चिकित्सा कार्यों का चीनी भाषा में तथा अरबी व फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास अपने शाही दरबार में कई प्रतिष्ठित चिकित्सक हकीम थे। मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान औषधि एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई। मध्य युग के उत्तरार्ध में आयुर्वेद प्रणाली कमजोर हो गई और शल्य तंत्र लगभग विलुप्त हो गया। इस युग में वैद्यों का स्थान हकीमों तथा डॉक्टरों ने ले लिया। तो ये भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी, हमने प्राचीन काल में और मध्यकाल में क्या स्थिति थी इसके संबंध में चर्चा की। अब हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल और मध्यकाल में कैसी स्थिति थी। भारत में विज्ञान तकनीकी का विकास प्राचीन समय से ही हो गया था। यदि ये कहा जाए कि भारतीय विज्ञान की परंपरा दुनिया की प्राचीनतम परंपरा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां अभी अपनी बस्तियां बसाना सीख रही थी, उस समय भारत में सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसाकर रहने लगे थे। उस समय तक भवन निर्माण, धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उन्नत दशा में विकसित हो चुके थे। फिर आर्यों के समय भारत में विज्ञान की परंपरा और भी विकसित हो गई। इस काल में गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल
चिकित्सा, धातु आदि क्षेत्रों में विज्ञान ने खूब उन्नति की। भारत में आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जयसिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा विकसित हुई। अब हम मध्यकाल में देखते हैं। मध्यकाल अर्थात मुगलों के आने के बाद देश में लगातार लड़ाइयाँ चलते रहने के कारण भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का विकास थोड़ा रुक अवश्य गया, किंतु प्राचीन भारतीय विज्ञान पर आधारित जो ग्रंथ थे उनका अरबी और फारसी में खूब अनुवाद हुआ। यह एक महत्वपूर्ण चरण था जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय वैज्ञानिक परंपरा दूर देशों तक पहुंची, जिसने सभी को प्रभावित किया। भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के विकास का यह नया आयाम था। दूसरे देशों की वैज्ञानिक परंपराओं के साथ मिलकर इसने एक नया रूप धारण किया। अब हम देखेंगे कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। इसको हमने दो भागों में बांटा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का जो पीरियड है, यह वह पीरियड है जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई थी। सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव रखी, तो उस समय देश में घोर गरीबी के साथ ही आम जनता में बीमारियों और स्वच्छता के प्रति जागरूकता में कमी के कारण हैजा, प्लेग एवं चेचक जैसी बीमारियां आम थीं, जिनसे लाखों लोगों की जानें जाती थी। उस समय भारत में बीमारियों के इलाज के लिए आज की जैसी पाश्चात्य चिकित्सा व्यवस्था न होकर लोग परंपरागत नीम हकीम एवं वैद्यों पर निर्भर थे। सन 1600 ईस्वी के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी के फैले फ्लीट के साथ पाश्चात्य दवाओं के साथ डॉक्टरों की टीम भी पहुंची थी। दरअसल मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम पर इतना ध्यान केंद्रित करने की एक वजह अंग्रेजी हुकूमत की अपनी सुरक्षा भी थी। कंपनी द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अपनी प्रशासनिक एवं मिलिट्री सेवाएं शुरू किए जाने के साथ ही सबसे पहले कंपनी के कर्मचारियों और सैनिकों की चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 1764 में बंगाल में मेडिकल विभाग खोला गया, जिसमें 4 प्रमुख सर्जन, 8 सहायक सर्जन तथा 28 सर्जनों के सहयोगी तैनात किए गए। सन 1775 में रॉयल इंडियन आर्मी से संबद्ध सर्जन जनरल और फिजिशियन जनरल सहित हॉस्पिटल बोर्ड का गठन किया गया, जिसका काम यूरोपीय अस्पतालों का प्रशासन था। सन 1785 में कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में 234 सर्जन वाले एक चिकित्सा विभाग का गठन किया, जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों ही सेवाएं उपलब्ध थी। सन 1796 में हॉस्पिटल बोर्ड का नाम बदलकर मेडिकल बोर्ड कर दिया गया, जिसे नागर सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई। सन 1857 के गदर के बाद भारत का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बाद भारत में सिविल सर्विसेज या नागर सेवाओं के लिए नए विभाग खोलने के साथ ही बंगाल में 1868 ईस्वी में एक अलग चिकित्सा विभाग खोला गया। सन 1870 से लेकर 1879 ईस्वी तक प्रत्येक प्रेसिडेंसी में सैनिटरी विभाग खोले गए। उससे पहले सभी प्रांतों में सैनिक बोर्ड गठित किए गए। सैनिटरी इंस्पेक्टर जनरल के पद को भी सैनिटरी कमिश्नर के रूप में बदला गया। गवर्नर जनरल के आदेश पर 1880 में सभी प्रांतों में सैनिटरी इंजीनियरों की नियुक्ति की गई। सन 1869 ईस्वी में
इंडियन मेडिकल सर्विस IMS का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता दिए जाने के साथ ही सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को संघीय एवं प्रांतीय तथा प्रांतीय इस तरह से 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। सन 1939 में पब्लिक हेल्थ एक्ट पास हुआ। सन 1946 में भारत सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की स्थिति का सर्वे एवं सुधार हेतु सुझाव देने के लिए हेल्थ सर्वे एवं डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सुझाव पर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, मेडिकल रिलीफ, मेडिकल शिक्षा, मेडिकल रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर काम शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद सर्जन जनरल के स्थान पर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेडिकल सर्विसेज बना दिया गया। भारत में इस समय चिकित्सा की 4 पद्धतियां एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी प्रचलित हैं। अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ साथ एलोपैथिक पद्धति यहाँ आई और ब्रिटिश राजकाल में शासकों से प्रोत्साहन पाने के कारण इनकी जड़ें इस देश में जमी और पनपी। आज स्वतंत्र भारत में भी इस पद्धति को मान्यता प्राप्त है और इसके अध्यापन और अन्वेषण के लिए अनेक महाविद्यालय तथा अन्वेषण संस्थाएं खुली हुई हैं। प्रतिवर्ष हजारों डॉक्टर इन संस्थाओं से निकलकर इस पद्धति द्वारा चिकित्सा का कार्य करते हैं। देश भर में इस पद्धति से चिकित्सा करने के लिए अस्पताल खुले हुए हैं और उच्च कोटि के चिकित्सक उनमें कार्य करते हैं। इस प्रकार 19वीं शताब्दी तक मात्र एक चिकित्सक बीमार व्यक्ति के रोग दूर करने का कार्य करता था। अतः स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय अच्छी स्थिति नहीं। वहीं भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात चिकित्सा का कार्य एक सामूहिक कार्य बन गया, जिसमें चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य तकनीशियन, स्वास्थ्य अधिकारी आदि अनेक लोगों की भागीदारी होनी। प्राचीन व आधुनिक दवाइयों के प्रयोग से चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई, मृत्यु दर में कमी आई, लोगों का जीवन पहले से अधिक स्वस्थ व सुखी हो गया। अब हम भारत में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास पर चर्चा करेंगे। इसको भी हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व। भारत में मुगल शासन के बाद जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ तो भारत में एक बार फिर से विज्ञान की परंपरा तेजी से विकास की ओर उन्मुख हुई। अब तक विभिन्न संस्कृतियों के साथ मिलकर भारतीय वैज्ञानिक परंपरा काफी प्रौढ़ हो चुकी थी। अंग्रेजी शासन के दौरान ज्ञान विज्ञान के विभिन्न स्रोत और संसाधन विकसित हुए, जिस कारण यहाँ की वैज्ञानिक परंपरा को विकसित होने के लिए खूब उर्वर भूमि प्राप्त हुई और इसने विविध क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की। भारत में आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा का विकास मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से शुरू हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा से बहुत भिन्न नहीं है, बल्कि उसी को आगे बढ़ाने वाली एक कड़ी के रूप में विकसित हुई है। दोनों परंपराओं के विकास में एक मूलभूत अंतर है और वह है यांत्रिकी का विकास। प्राचीन भारतीय परंपरा ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तो काफी तेजी से विकास कर लिया था, किंतु यांत्रिकी यानी मशीनी स्तर पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की। आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा यहीं से
प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा से खुद को अलग कर लेती है। पूरे आधुनिक परिदृश्य को यदि हम देखें तो आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है यांत्रिकी का विकास। अब तक जो भी प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियां थी उन्हीं को आधार बनाते हुए यांत्रिकी का विकास किया गया। वैसे तो अंग्रेजों के आने के बाद ज्यादातर वैज्ञानिक खोज अंग्रेजों के द्वारा ही की गई, किंतु उनके साथ साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रयोग किए और उपलब्धियां हासिल की। 14 नवंबर 1941 को केंद्रीय असेंबली में पारित प्रस्ताव CSIR की स्थापना इस दिशा में पहला कदम था। फिर 26 सितंबर 1942 को सर ए रामास्वामी मुदालियर और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के प्रयासों के फलस्वरूप वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, संक्षेप में हम कहेंगे CSIR की स्थापना नई दिल्ली में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई। हालांकि इसकी नींव अंग्रेजों के शासनकाल में ही पड़ गई थी, परंतु कामकाज के सारे नियंत्रण अंग्रेजों के पास होने का विकास कार्य नगण्य नहीं था। इसलिए हमारा देश लगभग हर वस्तु जैसे सुई, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास अब हम देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभाजन के कारण तो और भी अधिक नुकसान पहुंचा, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत का वैज्ञानिक विकास देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ। उन्होंने देश के वैज्ञानिक विकास के लिए लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर जगाने का संकल्प लिया। अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने इस कार्य को डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को सौंप दिया। आपके ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कड़ी स्थापित होती चली गई। इस कड़ी की पहली प्रयोगशाला पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला थी, जिसका उद्घाटन 3 जून 1950 को पंडित नेहरू ने किया था। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तथा जमशेदपुर में राष्ट्रीय धात्विक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। 10 जनवरी 1953 को नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय का उद्घाटन हुआ। 1 जनवरी 1955 को जब डॉक्टर भटनागर की मृत्यु हुई थी, तब तक देश में विभिन्न स्थानों पर लगभग 15 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हो चुकी थी और ये सभी प्रयोगशालाएं किसी न किसी उद्योग से जुड़ी थी। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अथक प्रयासों से भी भारत में विज्ञान के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अधिक अन्न उपजाऊ अभियान ने जहां हरित क्रांति के द्वार खोले, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक प्रगति हुई। परिणाम स्वरूप आज़ादी के इन बाद के वर्षों में कृषि, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, अंतरिक्ष, परिवहन और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण आज भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रणी है। कृषि को यदि हम लें, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग रही है। देश की कुल आबादी के लगभग 70% व्यक्ति कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। भारतीय कृषि के व्यवसाय में 20वीं सदी के 6वें दशक को मील का पत्थर कहा जाता है। डॉक्टर BP लाल, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से भारत में आई हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। कुरियन ने श्वेत क्रांति द्वारा हमें दुग्ध उत्पादन में विशेष स्थान पर पहुंचा दिया है, तो पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन में हम स्वावलंबी बन चुके हैं। वर्ष 1905 में पूसा, बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना से लेकर वर्तमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तक एक लंबा सफर तय करके कम समय में अधिक उपज देने वाली नई किस्में और संकर जातियां विकसित कर ली हैं। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष आप स्वयं ही थे। तब से लेकर आज तक हुए विकास के फलस्वरूप हम खनिज अनुसंधान के लिए, ईंधन निर्माण, व्यर्थ पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन, कृषि, उद्योग एवं अनुसंधान में आत्मनिर्भर हो गए हैं। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में
मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भूमिका सराहनीय है। यहाँ हो रहे नित्य नए अनुसंधानों के कारण हमने कई बार सफल परीक्षण भी किया है और विश्व की परमाणु शक्ति वाले देशों की पंक्ति में खड़े हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी ने भी समूचे भारत में क्रांति ला दी है। सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कंप्यूटर तथा संचार की दिशा में हो रहे विकास ने भी दूर संचार तथा कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी है। खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी में प्राचीन अध्ययनों के आधार पर ही भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में लगे हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। इसके लिए भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई, जिसके तहत 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो का गठन किया गया, जिसका कि मुख्यालय बेंगलोर में है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में भारत में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रयोग लगातार होते रहे। इनसे जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धियों के कारण विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। प्रमुख वैज्ञानिकों में जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, एम.एन. साहा, प्रफुल्ल चंद्र राय, हरगोविंद खुराना आदि नाम उल्लेखनीय हैं। सीवी रमन एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थे। अपने शोध के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में पहुंचने के लिए इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत में पर्याप्त अनुसंधान और विकास के फलस्वरूप भारत नई तकनीकों और सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य एवं विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। धन्यवाद।